हेलो एंड वेलकम बैक आफ्टर सो लॉन्ग। चलिए इससे बात नहीं करेंगे कितना टाइम हो गया है, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया इस बार नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स गेट टू द टॉपिक। लास्ट क्लास या लास्ट लेक्चर जो थे उसमें हमने बात की थी इक्वालिटी के बेसिक्स के बारे में, कैसे इवॉल्व हुआ ये कंसेप्ट, क्यों ज़रूरत पड़ी, मतलब आया कहाँ से इक्वालिटी का ये जो कंसेप्ट है। ठीक है, इन द सेंस कि एवोल्यूशन कैसे हुआ इसका, और बेसिक्स हमने इसका जो था वो कवर कर लिया है, इंट्रो एंड ऑल। अब हम मेन जो कि एक होता है ना, एक चैप्टर की जो सोल होती है, बॉडी की जो सोल होती है, उसी तरह इस चैप्टर की जो सोल है वो इसके थिंकर्स है। एरिस्टोटल पढ़ेंगे, फिर हॉब्स पढ़ेंगे, फिर बाकी थिंकर्स को भी पढ़ेंगे। एरिस्टोटल जो एक नाम है वो पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने इस पर बहुत वर्क किया है, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। ये जितने भी थिंकर्स आप अपनी बुक में पढ़ रहे हो इन सबका बहुत हैवी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इस बुक के अंदर थोड़ा सम अप करके दिया गया है। इट्स अ गुड बुक। तो आपको एक सम अप आइडिया इसमें मिल जाएगा कि एरिस्टोटल क्या कहना चाहता है, एरिस्टोटल का पॉइंट क्या है इक्वालिटी पे, लेकिन क्यों है, कैसे है, विद एग्जांपल्स। ये बहुत एक डिटेल्ड थ्योरी है जो कि इस बुक में ऑब्वियसली नहीं दी है। तो मे बी अगर जो लोग डिटेल में एरिस्टोटल को पढ़ना चाहते हैं, या डिटेल में अगर आप अपने ऑप्शनल एज एन ऑप्शनल आप इसको पढ़ रहे हो, तो ठीक है, इसमें थोड़ा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आएगा। एंड डोंट वरी, वी विल डू दैट। मतलब येस, आई विल ओके, आई विल। ठीक है, एरिस्टोटल पे आते हैं हम लोग विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम। इन वॉट बाय नाउ वी आर वेल नोन फैक्ट्स ऑफ द ग्रीक एक्सपेरिमेंट्स इन पॉपुलर रूल, we are well aware of how citizens exercise an equal voice in the governance of the city-state. Aristotle's Athenian constitution contains many references of vegetarian reforms initiated in Athens that prepared the passage for testing the democratic ideal. अब एरिस्टोटल की जो बुक है एथेनियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे रेफरेंसेस है, काफ़ी सारे ऐसे पैराग्राफ्स बोल सकते हो, ऐसा नॉलेज है, टेक्स्ट है जिसके अंदर एजिटेरियन रिफॉर्म्स, एजिटेरियन मतलब जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल और पॉजिटिव रिफॉर्म्स होते हैं उनके बारे में बात की है, इन अ वे कि कैसे वो एक डेमोक्रेटिक आइडियल के अंदर सेट होते हैं, यानी कि डेमोक्रेसी के लिए या डेमोक्रेटिक आइडियल मॉडल के अंदर कैसे एजिटेरियन रिफॉर्म्स होने चाहिए जिससे इक्वालिटी प्रमोट हो, उसके ऊपर उन्होंने बात की है। At the heart of the reforms were attempts that sought to reduce inequalities in many spheres of social life, including, most importantly, the ending of aristocratic state stranglehold over land, power and honor. देखो, इस बुक के अंदर जो बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा रिफॉर्म या हार्ट टचिंग रिफॉर्म आप बोल सकते हो, या हार्ट ऑफ द रिफॉर्म्स बोलते हो, वो है कि उनका एक अटेम्प्ट है कि आप कैसे इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करो। जो भी सोशल लाइफ में इनइक्वालिटीज़ होती हैं, सबसे सबसे बड़ी ये होती है कि ये जो ये नहीं नेपोटिज्म नहीं बोलेंगे इसको, ये जो हेरिडिटरी चलता आ रहा है ना, एंडिंग ऑफ एरिस्टोक्रेटिक स्ट्रेंग होल्ड ओवर लैंड, पावर एंड ऑनर। तो ये जो चलता आ रहा है ना, कि जैसे इसका एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जो कास्ट सिस्टम था, ठीक है, उसको उसमें लोगों को डिवाइड कर दिया, नो मैटर व्हाट दे डू व्हाट दे डोंट डू, लेकिन कास्ट कैटेगरीज में हो गए तो लोअर है, हायर है तो हायर है। ठीक है, लैंड हेरिडिटरी चल रहा है, बहुत सारा है, तो उसका एक पावर और अथॉरिटी जो माइनॉरिटी होती है उस पर आई जाती है। तो ऐसी इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा एरिस्टोटल ने कहा है। प्रैक्टिसेस ऑफ इक्वालिटी established by law were a sine qua non of democratic rule, यानी कि जो प्रैक्टिसेस हैं इक्वालिटी की वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सिन को नॉन का मतलब जो यहाँ पर ये वर्ड है ना, इसका मतलब है कि नेसेसरी कंडीशन, एसेंशियल कंडीशन। तो डेमोक्रेटिक रूल लाने के लिए या कहीं पे भी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए या डेमोक्रेटिक रूल को मेंटेन करने के लिए इक्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इक्वालिटी का होना ज़रूरी नहीं है, इक्वालिटी इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डेमोक्रेटिक रूल। Alright, a word that competed in common usage with democratia in ancient Athens was insomnia. Insomnia का मतलब होता है कि बिफोर लॉ आप कह सकते हो, राइट, मीनिंग इक्वालिटी बिफोर एंड विद इन द लॉ। तो अगर हम ये वर्ड करें जो कम्पीट करता था कॉमन यूजेज में, जो डेमोक्रेटिया था, डेमोक्रेटिया वर्ड के साथ जो एक ऐसा वर्ड जो सिनोनिम में हो सकती है, बोल सकते कॉम्पिटिशन में उस टाइम एथेंस में यूज़ होता था, दैट वॉज इकोनॉमिया, वी कैन से इट इकोनॉमिया। इसका मतलब होता है इक्वालिटी बिफोर एंड विद इन द लॉ, और हमें डेमोक्रेसी में भी यही एक कंसेप्ट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी विद इन लॉ, ठीक है। तो एथेंस वॉज इकोनॉमिया मीनिंग इक्वालिटी before and within law, a form of political equality that secured the equal participation of the many who were poor in their time. और वहाँ पे जो है इक्वालिटी का क्या कंसेप्ट था, पॉलिटिकल इक्वालिटी बोले तो वहाँ पर ये था कि सबका इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, चाहे वो पुअर हो चाहे वो रिच हो। ऑल राइट, येट एंशिएंट एथेंस
also had other classes of people who were excluded from the domain of citizenship. मेटिक्स यानी फॉरेनर्स. अब ये जो वर्ड है ना यहाँ पे मेटिक्स, मेटिक्स इस वर्ड का मतलब होता है अब फॉरेनर. कोई एक फॉरेनर है जो किसी एंशियंट ग्रीक सिटी में रहता हो और उसे कुछ उसके पास थोड़ा बहुत प्रिविलेज हो या थोड़ा बहुत पार्ट उसका पास हो सिटीजनशिप का, वैसा कुछ. सो येट एंशियंट एथेंस ऑल्सो हैड अदर क्लासेस ऑफ पीपल हु वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डोमेन ऑफ सिटीजनशिप. तो जो ये एरिस्टोटल के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें जो मिले हैं ना, उसके अंदर हमें ये कुछ एविडेंसेस मिले हैं कि कुछ लोग कुछ ऐसे ग्रुप्स बोल सकते हो जैसे कि मेटिक्स, जो फॉरेनर्स थे और जो स्लेव्स थे और जो वुमेन्स थी, वो एक्सक्लूडेड थे. ठीक है. Aristotle's conception of equality, it is evident. Okay, Aristotle's politics board document justifies this exclusion. Aristotle's conception of equality, it is evident, was limited to the class of citizens only. तो वो बोल रहे कि इनका जो ये कंसेप्ट था ना इक्वालिटी का, ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए था. इक्वालिटी बिफोर लॉ, विद इन लॉ, ये सब कुछ. इसमें ये जो फॉरेनर्स थे, स्लेव्स थे और वुमेन्स थे ना, इनको इंक्लूड नहीं किया गया था. दे वर नॉट इंक्लूडेड क्योंकि इनको सिटीजन्स ही नहीं मान रहे थे. जब सिटीजन्स ही नहीं मान रहे थे तो इनके लिए कोई इक्वालिटी ही नहीं थी. The political equality of citizens lay in acknowledgement the virtue of ruling and being ruled in turn. यहाँ पर क्या हो रहा था कि द पॉलिटिकल इक्वालिटी जो थी, हमने बात की थी इक्वालिटी विद इन लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड ऑल दैट. तो द पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स ले इन एक्नॉलेजिंग द वर्च्यू ऑफ रूलिंग एंड बीइंग रूल्ड इन टर्न. तो वहाँ ये था कि जो सिटीजन्स हैं उनमें से कोई रूल करेगा और वही रूल्ड होंगे, बीइंग रूल्ड इन टर्न. तो वो डेमोक्रेटिक और इंसोमनिया का जो कंसेप्ट था वो लगा के. In Book 3, Chapter 9 of Politics, Aristotle draws a straightforward correlation between justice and equality. एरिस्टोटल ने जस्टिस पे भी अपने स्टडीज़ की हैं. सो एरिस्टोटल जो है वो जस्टिस, और जनरली अगर एरिस्टोटल को जब भी पढ़ाया भी जाता है ना, तो जस्टिस और इक्वालिटी को अलग अलग नहीं पढ़ाया जाता है. इन दोनों को ऑलमोस्ट साथ में ही पढ़ाया जाता है. बहुत रेयर ऐसे आपको सोर्सेज ढूंढने पड़ते हैं जहाँ पे एरिस्टोटल जस्टिस और इक्वालिटी की अलग अलग बात करें. वरना मोस्टली एरिस्टोटल की जब भी स्टडीज़ पढ़ते हैं तो उसमें एक स्ट्रेट फॉरवर्ड को रिलेशन वो ड्रॉ कर देते हैं जस्टिस और इक्वालिटी के बीच में. When he says that justice is held to be equality, and it is, but for equals and not for all. ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है पूरा. आपको एरिस्टोटल में कुछ भी ना समझ में आए, एटलीस्ट आपको ये स्टेटमेंट आना ही चाहिए. सब कुछ आ गया, ये स्टेटमेंट नहीं लिखा, दैट मीन्स यू नो नथिंग. समझ आई बात. सो एरिस्टोटल सीधा कहते हैं कि जस्टिस, इक्वालिटी आप तभी बोल सकते हो कि आप जस्ट मैनर में सबको बांट रहे हो अगर वो इक्वल्स के लिए है. जो बराबर के हैं उनको बराबर रखो, जो बराबर नहीं है उनको आप कैसे, मतलब अनइक्वल्स को इक्वली ट्रीट कैसे कर सकते हो, वो बोल रहे हैं. अनइक्वल्स मतलब जैसे एक क्लास के अंदर किसी के 100 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 20 मार्क्स आ रहे हैं, दे आर अनइक्वल. लेकिन अगर आप दोनों को ही सेम प्रिविलेज दे रहे हो, दोनों को ही स्टेज पे बुला के फर्स्ट प्राइज़ दे दिया, एक्नॉलेज कर दिया, तो वो इक्वालिटी नहीं हुई, वो तो गलत हो गया ना. सो जस्टिस इज हेल्ड टू बी इक्वालिटी एंड इट इज़, बट फॉर इक्वल्स एंड नॉट फॉर ऑल. एंड इनइक्वालिटी इज हेल्ड टू बी जस्ट एंड इन डीड, बट फॉर अनइक्वल्स एंड नॉट फॉर ऑल. यही चीज़ उन्होंने बोली जो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया. दिस इज़ द फर्स्ट क्लासिक स्टेटमेंट ऑफ फॉर्मल इक्वालिटी. ये पहला क्लासिक स्टेटमेंट है फॉर्मल इक्वालिटी का. चाहे इक्वालिटी, मैं तो बोल रही हूँ सिर्फ एरिस्टोटल ही नहीं, आपको इक्वालिटी का कहीं पे भी कुछ भी पूछ ले, यू मस्ट मैंशन दिस स्टेटमेंट बाय एरिस्टोटल दैट इक्वालिटी फॉर इक्वल्स, इट इज़ जस्ट टू ट्रीट इक्वल्स अनइक्वली, इट इज़ अनजस्ट. ठीक है, ये आपको तो यहाँ पे बुक में थोड़ा स्टेटमेंट ऊपर नीचे मैं आपको लिखवा रही हूँ, आप लिख लो. स्टेटमेंट एरिस्टोटल का एग्जैक्ट वर्ड में ऐसा है कुछ, इट इज़ अनजस्ट to treat equals unequally, and I repeat, it is unjust to treat equals unequally and unequals equally. It is unjust to treat equals equal, फिर से ये तो टंग ट्विस्टर हो गया. It is unjust to treat equals unequally and unequals equally. ठीक है, मतलब इक्वल मेरिट पे सबको रखो, इक्वल मेरिट टू बी रिवॉर्डेड होना चाहिए हमेशा. ये इसका आप शॉर्ट टर्म में इसके उसी स्टेटमेंट के नीचे लिख लो, इक्वल मेरिट टू बी रिवॉर्डेड. जो बराबर है उनको आप बराबर रिवॉर्ड दो. ठीक है, 100 और 20 वाले को आप सेम प्राइस नहीं दे सकते. लेट्स मूव फर्दर. इट इज़ द फर्स्ट क्लासिक स्टेटमेंट ऑफ फॉर्मल इक्वालिटी, retardating the dominant conception of legal equality and treating like cases alike and unlike cases unlike. However, unlike other conceptions of formal equality where we generally shone
of substance. This conception captures Aristotle's defense of natural inequality among men to rule. Note that in Aristotle's view, nature, which does not array Note that in Aristotle's view, nature, which does nothing in vain, divides people into the ruling and the ruled. Where to belong to the ruling category, we must have rational, deliberative, and authoritative capacities. True for some men, but not all. This inequality between the ruling and the ruled, the unequals, is just. एरिस्टोटल ने लास्ट में एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है, वो बोलते हैं कि ये जो अनइक्वालिटी होती है ना, द रूलिंग एंड द रूल्ड, वो बोलते हैं कि हम ये नहीं कर सकते कि हम सबको पावर दे दें कि आ जाओ सब रूल कर लो. वो बोलते हैं कि अगर कोई रूल कर रहा है, वेयर डू वी बिलोंग टू बिलोंग टू द रूलिंग कैटेगरी, एक उस इंसान के पास अगर उसे रूलिंग कैटेगरी से बिलोंग करना है या टू बिलोंग टू द रूलिंग कैटेगरी, वन मस्ट हैव रैशनल, डेलिब्रेटिव, अथॉरिटेटिव कैपेसिटीज़. ठीक है, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में ये भी लिखा है ट्रू फॉर सम मैन बट नॉट फॉर ऑल. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटीज़ नहीं भी होती हैं, फिर भी वो रूलिंग क्लास में बैठ जाते हैं. हाँ, एग्जाम्पल्स ढेरों हैं इसके. तो ये बोले दिस इन इक्वालिटी बिटवीन द रूलिंग एंड द रूल्ड, द अनइक्वल्स इज जस्ट. इसको उन्होंने जस्ट बोल दिया है. ठीक है, तो एरिस्टोटल के अंदर आपको जो मैंने एक स्टेटमेंट बोला है वही उसके अराउंड सब कुछ डिवॉल्व किया है. बाकी एरिस्टोटल की इस बुक के पैराग्राफ के हिसाब से तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बट इन एडिशन एरिस्टोटल ने इक्वालिटी और जस्टिस के ऊपर बहुत ही डिटेल स्टडी की है. उसका वीडियो आई थिंक इसके नेक्स्ट या वेरी 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 सून आई विल ब्रिंग इट आउट. ओके, अपॉलॉजीज़ जो भी डिले हुए थे वीडियोज़ के अंदर. एंड आई एम वेटिंग इज़ फॉर योर, यार मुझे कहते हुए थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद वीडियो डाला है, बट आई एम स्टिल आस्किंग एंड होपिंग फॉर योर गुड कमेंट्स, ताकि मैं इसको ऑन एंड ऑन रख सकूँ. एंड अब ऐसा है कि आई शुड नॉट ड्रॉप इट. Okay, I have some notifications as well. Anyways guys, so I hope you all are good. Take care of yourselves and never give up, no matter where you are and what you're trying to. I hope in a positive aspect only. So never give up and stay updated. Bye bye, take care.